नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से स्वागत करता हूं करंट अफेयर की एक नई क्लास में। आज 2 जून को मैं हाजिर हूं आपके सामने नए 10 क्वेश्चन लेके, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए अत्यंत उपयोगी होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को इस मोटिवेशन कोटेशन के साथ। कोटेशन है कि राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। ये लाइनें, ये पंक्तियां जो विद्यार्थी जीवन पर एकदम सटीक बैठती हैं कि अगर हम आज मेहनत करेंगे, रातों को जागेंगे, तो कल की सफलता हमारी होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी WMO यानी विश्व मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 2029 के दौरान वैश्विक तापमान में कितनी वृद्धि होने की संभावना है। दरअसल दोस्तों, हाल ही में हमारा जो विश्व मौसम विभाग, जिसे हम WMO के नाम से जानते हैं, WMO विश्व मौसम विभाग, विश्व मौसम विभाग, विश्व मौसम विभाग, जिसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। तो इस विभाग की स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई। ये जो विभाग है, ये प्रति दशक यानी इसने दशकीय रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट किस पर आधारित है? ये रिपोर्ट, दशकीय रिपोर्ट, जलवायु परिवर्तन पर आधारित है। जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, यानी हमारी जलवायु में, हमारी पृथ्वी पर हमारी जलवायु में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं और इस दशक में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, तो ये रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में कि 2025 से 2029 के बीच, 2029 के बीच जो हमारे तापमान में जो हमारा तापमान है वो रिकॉर्ड स्तर से या उससे भी ऊंचा रहेगा। क्या कहा है कि तापमान रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ेगा, यानी हमारे तापमान में रिकॉर्ड वृद्धि होने की संभावना बताई गई है। और इन्होंने कहा है कि ये जो वृद्धि है, ये इसमें उम्मीद है कि 86%, 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है। यानी हमारी पृथ्वी का जो तापमान है उसमें 86% उम्मीद है कि तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ सकता है। अब इसके क्या इफेक्ट होंगे हम अभी जानेंगे। और इसी में कहा गया है कि 2024 जो है वो इस दशक का सबसे गर्म साल होगा। गर्म साल 2024, यानी इस बात की संभावना भी इन्होंने 80% बताई है। 80% संभावना है कि 2024 का जो साल है वो इस दशक का, यानी 10 सालों में सबसे अधिक गर्म साल होगा। इसका मतलब क्या है कि 20% अभी भी उम्मीद है कोई आने वाला साल इससे भी ज्यादा गर्म हो सकता है। तो ये संभावना भी उन्होंने जताई है। अगर हम इस बात करें कि इस 1.5 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है, दरअसल 2015 में एक पेरिस जलवायु समझौता हुआ, जिसे हम COP 21 की बैठक पेरिस में हुई। इसमें डिसाइड किया गया कि औद्योगिक काल कब मानते हैं? पहला औद्योगिक काल 1850 से 1900 के बीच, 1850 से 1900 के बीच इस समय जितना तापमान था, यानी जलवायु में जितना तापमान था उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ोतरी नहीं होने दी जाएगी। अधिक बढ़ोतरी नहीं, यानी इसमें कहा गया था जलवायु समझौते में कि जितना तापमान हमारा 1850 से 1900 के बीच था उससे हम 1.5% से अधिक बढ़ने नहीं दे सकते। इसका मतलब क्या था? अगर ये ऐसे ही बढ़ता है, इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारा जो पृथ्वी है उसका जो उत्तरी ध्रुव
नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है तो इसमें आर्कटिक है, आर्कटिक, आर्कटिक यहाँ पर बेरेंट सागर, बेरेंट सागर और बेरिंग सागर जो हमारे रूस के ऊपर पड़ते हैं, रूस से ऊपर पड़ने वाले दो सागर जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। इसमें प्रतिवर्ष 2.54 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की संभावना है, तापमान बढ़ने की संभावना है। यानी हमारा जो ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव है वहां पर 2.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने की संभावना है। ठीक है, तो अगर ये तापमान बढ़ता है तो इसके प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव भीषण, भीषण गर्मी पड़ेगी, ठीक है, सूखा पड़ेगा या फिर बाढ़ आएगी। ये सारे जलवायु परिवर्तन के काम होंगे। अगर ये 2.54 डिग्री सेल्सियस आर्कटिक में बढ़ता है तो इससे क्या होगा? बर्फ पिघलेगी, पिघलेगी और बर्फ अगर पिघलती है तो समुद्र जलस्तर क्या होगा? समुद्र जलस्तर बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा। अगर समुद्र जलस्तर बढ़ेगा तो जो हमारे तटीय शहर हैं जैसे मुंबई हुआ या और कई देशों के जो तटीय शहर हैं, बंदरगाह शहर हैं, वो क्या होंगे? वो पानी में डूब जाएंगे। आपने देखा भी होगा कि हमारे इंडोनेशिया में उनकी राजधानी थी जकार्ता, उन्होंने अपनी राजधानी बदलकर अभी बोर्नियो द्वीप पर क्या न्यू संतारा को बनाया है, क्या न्यू संतारा को बनाया है। तो किस कारण बनाया है? इस जलवायु परिवर्तन और इसके कारण बढ़ते हुए जलस्तर के कारण ये बनाया गया है। अगर हम बात करें वर्ल्ड जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन पर होने वाले सम्मेलन, जलवायु सम्मेलनों की अगर बात करें तो सबसे पहले UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी स्थापना एक हमारा पृथ्वी सम्मेलन होता है, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ये ब्राजील में 1992 में एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में इस संस्था के ऊपर सहमति बनी कि हम ये संस्था बनाएंगे और इस UNFCC की पहली जो बैठक थी, पहली बैठक या पहला सम्मेलन जिसे हम COP1 के नाम से जानते हैं, ये बर्लिन जर्मनी में हुआ। ठीक है, बर्लिन जर्मनी में पहला जलवायु सम्मेलन हुआ। इसके बाद COP3 क्योटो जापान में हुआ, क्योटो जापान, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। भारत में भी COP8 2003 में हुआ, 2003 में कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ। COP21 मैंने आपको बताई दिया, COP21 पेरिस जलवायु समझौता। अभी हाल ही में COP28 जो कहाँ हुआ? UAE में हुआ। और अब जो नेक्स्ट होगा COP29 वो बाकू अजरबैजान में होगा। बाकू क्या है? अजरबैजान की राजधानी है। यानी COP29 जो सम्मेलन है वो हमारा बाकू में होगा। अगर बात करें हम भारतीय मौसम विभाग जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में है। और इसके जो अध्यक्ष हैं कौन है? वो मृत्युंजय महापात्रा जी हैं। महापात्रा जी इसके हेड हैं। अगर बात करें मंत्रालय की तो अगर बात करें हम इसके मंत्री की तो हमारे विज्ञान और पृथ्वी विभाग के जो मंत्री हैं, इसके मंत्री वो कौन है? जितेंद्र सिंह जो हमारे जम्मू कश्मीर से आते हैं, जितेंद्र सिंह, वो इसके मंत्री हैं। और किसके अधीन आता है? तो विज्ञान और पृथ्वी मंत्रालय के अधीन ये आता है। तो ये हो गई इससे सारी जुड़ी हुई बातें। चलिए आगे देखते हैं, रिवीजन क्वेश्चंस को देख लें। जो
तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया? तो इस बात को तो आप नहीं भूल सकते कि ये कौन सा ऑपरेशन था। तो ये ऑपरेशन था जिसे हम ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में टाटा एयर और एयरबस ने किस राज्य में पहली बार हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन, पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है? तो एयरबस ने कहां पर की है? दाहोद, कहां पर? गुजरात में, दाहोद गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अनुसार भारत 2025 के अंत तक किस देश को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे अवस्था बन जाएगा? तो ये अभी गड़बड़ हो गया है इसमें। 2027 तक कौन सी? चौथी नहीं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो जर्मनी को पीछे छोड़कर, क्योंकि अभी जापान को पीछे छोड़कर भारत 4th नंबर पर आ गया है। अब भारत से आगे कौन कौन है? यूएसए, जिसकी अर्थव्यवस्था लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर है। उसके बाद चीन का नंबर आता है 19.23 ट्रिलियन डॉलर की इसकी अर्थव्यवस्था है। उसके बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था 7.74 ट्रिलियन की है। और फिर चौथे नंबर पर भारत का स्थान आता है जिसकी 1.847 ट्रिलियन डॉलर है। यानी भारत 2027 तक आईएमएफ के अनुसार क्या बन जाएगा? भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो हाल ही में एथलीट हमारे नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना के कौन सी मानद उपाधि दी गई है? तो इनको लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया गया है। क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल इनको बना दिया गया है, लेफ्टिनेंट कर्नल नीरज चोपड़ा जी, जिन्होंने भाला फेंक में 7 अगस्त को स्वर्ण जीता था, इसलिए 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं। भाला फेंक दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में इंटरपोल द्वारा भारत के अनुरोध पर किस पूर्व दूतावास अधिकारी के खिलाफ सिल्वर नोटिस जारी किया गया है? तो हाल ही में, पहले समझते हैं ये दूतावास होता क्या है। दूतावास यानी मानो ये 2 देश हैं, हमारे पास 2 देश हैं, एक भारत और एक ये कौन सा था? फ्रांस के ना। किस अधिकारी, इंटरपोल ने किस अधिकारी को? फ्रांसीसी अधिकारी। यानी एक ये देश हो गया, जैसे मान लो फ्रांस, जहां से हमने राफेल खरीदे हैं, तो ये फ्रांस देश हो गया। अब यहाँ पर लोग रहते हैं या यहाँ की सरकार को हमारी सरकार से कोई काम होगा, तो उसके लिए भारत एक अपना दफ्तर इनके किसी शहर में खोलेगा। तो ये क्या हो गया? भारत का ऑफिस, जो क्या करेगा? जो भारत और फ्रांस के बीच जो भी बातें होंगी वो यहाँ पर हो सकती हैं। यानी हर बात के लिए फ्रांस को भारत से फोन मिलाना नहीं पड़ेगा, दूतावास में उनके ज्यादातर काम हो जाएंगे। ऐसे ही भारत में भी यहाँ पर एक फ्रांस का दफ्तर होगा, जो भारत और फ्रांस के बीच होने वाली सभी वार्ता को संभालेगा। जैसे वीजा की कोई वार्ता हुई या किसी को कोई राजनयिक संबंध बढ़ाने वाली बात हुई, तो वो सब कहाँ से होंगे? यहीं से होंगे। तो यहाँ पर जो ये दफ्तर होता है, तो इसमें किसका कानून चलेगा? भारत का। अगर यहाँ पर कोई अधिकारी है, फ्रांसीसी अधिकारी है, अगर वो कोई गड़बड़ करता है तो वियना समझौते के तहत इस पर कार्रवाई भारत करेगा। और यहाँ पर अगर इसे कहीं किसी अपराध में लिप्त पाया जाता है तो इस पर कार्रवाई फ्रांस करेगा। यानी यहाँ इस टेरिटरी में जो ये टेरिटरी होगी, इसमें किसका कानून चलेगा? फ्रांस का कानून चलेगा। ये सभी देशों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रांस का कानून चलता है। तो यहाँ पर फ्रांस के एक अधिकारी हैं जिन्हें वीजा धांधली के कारण भारत ने क्या किया है? सिल्वर नोटिस जारी कराया है। सिल्वर नोटिस जारी
कराया है। किस लिए? कि इनकी संपत्ति का पता लगाया जा सके, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, हमारे यहाँ पर वीजा में काफी धांधली की है। तो इनकी संपत्ति का पता लगाने के लिए ये शुभमन शौकीन नाम के एक अधिकारी थे, जिनको संपत्ति पता लगाने के लिए सिल्वर नोटिस जारी कराया गया है। अब ये जो नोटिस है, ये कौन सी संस्था जारी करती है? तो हमारे यहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? इंटरपोल के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ये एक वैश्विक यानी पूरे विश्व में एक पुलिस संगठन है, जो विभिन्न देशों में होने वाले अपराधों की जांच करता है। मानो जैसे भारत में कोई अपराध हो गया और कोई विदेशी नागरिक यहाँ से करके भाग गया, तो कहाँ की पुलिस जाएगी? भारत की पुलिस कहाँ ढूंढती फिरेगी? जा नहीं सकती। तो इसीलिए वैश्विक स्तर पर एक संगठन बना दिया गया है और उसके लिए वो नोटिस जारी करता है। ये नोटिस जारी उसके अपराध के आधार पर किए जाते हैं। ठीक है, जैसे रेड नोटिस, ब्लैक नोटिस, व्हाइट नोटिस, ग्रीन नोटिस और सिल्वर नोटिस, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग नोटिस जारी किए जाते हैं। अगर किसी की संपत्ति का ब्यौरा या अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति के लिए जो नोटिस जारी होता है, उसको हम सिल्वर नोटिस के नाम पर जानते हैं। तो अभी शुभम शौकीन जी के नाम पर क्या हुआ है? ये नोटिस जारी किया गया है। अगर बात करें हम अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल की, तो इसकी जो स्थापना है वो 1923 में की गई थी। 1923 में इंटरपोल की स्थापना की गई थी। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन यानी लियोन स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है इसका मुख्यालय? लियोन फ्रांस में है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में ही इसका मुख्यालय है। ठीक है, जो इंटरनेशनल पुलिसिंग की देखभाल करता है। इसमें 196 सदस्य हैं, 196 इसके सदस्य हैं और ये इंटरनेशनल पुलिसिंग करता है। अगर इसके हेड की बात करें, जो इसके अध्यक्ष हैं वो हैं अहमद नासर अल रयासी। अहमद नासर अल रायसी। ये कहाँ के हैं? ये यूएई के हैं। यूएई के इनके अभी अध्यक्ष बने हैं। तो अभी भारत ने इनके खिलाफ एक नोटिस जारी कराया है। अब बात करें पिछले महीनों के करंट के क्वेश्चंस की। तो हाल ही में किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है? तो हाल ही में बिहार में। कहां पर हुआ है? हाल ही में बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ है। और इसका शुभांकर क्या था? आपको याद होगा, इसका शुभांकर गज सिंह, गज हाथी और सिंह शेर। तो गज सिंह इसका क्या था? शुभांकर था। हाल ही में किसने समुद्री जल लवणीकरण के लिए उच्च दाब वाली पॉलीमर झिल्ली विकसित की है? तो ये किसने की है? ये डीआरडीओ ने विकसित की है। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। और इसके जो हेड हैं वो कौन है? समीर कामत जी इसके हेड बने हैं। अभी इसके हेड कौन है? समीर कामत जी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी संग्रह वृद्धि में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यानी 2024-25 में सबसे अधिक टैक्स यानी जीएसटी किसने इकट्ठा किया है? तो महाराष्ट्र ने इकट्ठा किया है। अगर बात करें जीएसटी की, तो 101वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। ठीक है। भारत का पहला मानवयुत गहरे महासागर मिशन किस वर्ष के अंत तक 6000 मीटर की गहराई पर लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2026 तक लॉन्च किया जाएगा। भाई इसका नाम है मत्स्य 6000 क्योंकि ये समुद्र की गहराई में 6000 मीटर नीचे तक जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 3। हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? तो ये CSIR-IPO देहरादून द्वारा आयोजित किया गया। CSI बोल रहे हमने सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और IIPO यानी IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, इनके द्वारा बौद्धिक संपदा महोत्सव अभी कहाँ मनाया गया? तो ये देहरादून में मनाया गया। देहरादून जो कहाँ की उत्तराखंड की राजधानी है, तो देहरादून में इसे आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम यानी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा इसे आयोजित किया गया। अगर बात करें बौद्धिक संपदा, ये बौद्धिक संपदा होती क्या है? बौद्धिक संपदा यानी ऐसी कोई संपदा जिसे आपके दिमाग के द्वारा उपजाया गया है या डेवलप किया गया है, उसको हम बौद्धिक संपदा के रूप में जानते हैं। इसमें क्या क्या आता है? बौद्धिक संपदा में आपके आएगा आपका पेटेंट, आपने कोई चीज बनाई है उसको पेटेंट करा सकते हैं, ट्रेडमार्क करा सकते हैं, या उसका कॉपीराइट आप हासिल कर सकते हैं। तो बौद्धिक संपदा में क्या क्या आएगा? कॉपीराइट आएगा, और ट्रेडमार्क आएगा, और पेटेंट, ये आप करा सकते हैं। यानी कोई आपके दिमाग की ऐसी विशिष्ट उपज जिसे आप अपने नाम से दर्ज करा सकते हैं, उसको करने का अधिकार आपके पास होगा, तो वो हमारे बौद्धिक संपदा में आता है। इसके लिए हर किसी के लिए अलग अलग अधिनियम है, यानी अलग अलग कानून भारत में बनाए गए हैं। अगर हम बात करें बौद्धिक संपदा अधिकार यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की अगर हम बात करें, तो विश्व में इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। कब? इसमें विश्व में इसकी स्थापना कब की गई? तो विश्व में इसकी स्थापना 1967 में, और इसमें 193 सदस्य देश हैं। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। जैसे ये बौद्धिक संपदा है, ऐसे ही हमारे पास कुछ विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग की व्यवस्था भी है। क्या? जीआई टैग यानी अगर किसी क्षेत्र में कोई विशिष्ट उत्पाद बनाया जाता है, तो उस क्षेत्र का, उस वस्तु का जीआई टैग यानी जो भौगोलिक संकेतक उसको दिया जाता है। अगर बात करें भौगोलिक संकेतक या जीआई टैग अधिनियम की, तो भारत में ये अधिनियम 1999 में लाया गया, यहाँ पर लाया गया। और ये लागू कब से हुआ? तो ये लागू 2003 से किया गया। 2003 में जीआई टैग अधिनियम को लागू किया गया। अगर हम इस अधिनियम के द्वारा बात करें कि पहली कौन सी वस्तु जिसे इस अधिनियम के द्वारा जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो दार्जिलिंग की चाय को इसके द्वारा 2004 में पहला जीआई संकेतक यानी भौगोलिक संकेतक मिला। अगर वर्तमान में बात करें, तो सबसे ज्यादा जीआई टैग किसके पास है? तो सबसे ज्यादा जीआई टैग यूपी, और उसके बाद नंबर 2 तमिलनाडु के पास है। यानी भौगोलिक संकेतक पहले नंबर पर यूपी और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु के पास है। तो यहाँ पर ये देहरादून में ये आयोजन किया गया। अब देखते हैं कुछ पिछले महीनों के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो वर्तमान में जन्म के समय भारत का लिंगानुपात 899 से बढ़कर कितना हो गया है? तो भारत का जो लिंगानुपात है वो वर्तमान में 899 से बढ़कर 913 हो गया है। अभी भी हमारे यहाँ पर 87 कितने 87
87 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाएगी। अगर एक लड़का एक लड़की से शादी करे तो अभी भी 87 लोग कुंवारे ही रह जाएंगे। ये हमारे यहाँ का लिंग अनुपात है। अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने कब तक पेट्रोल में 30% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो यानी पेट्रोल में हम 20% एथेनॉल कब तक मिला लेंगे? एथेनॉल कब तक मिलाएंगे? तो 2025-26 यानी जो हमारा साल चल रहा है इसमें हम ये व्यवस्था अपनी पूरी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो अभियान चलाया वो था ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन अगर बात करें कि जम्मू कश्मीर में उपस्थित जो आतंकवादी हैं उनके खिलाफ केलर अभियान किसने चलाया? ये भारत की सेना ने चलाया। हाल ही में किस शहर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर घोषित किया गया है? यानी इंदौर को भिखारियों से मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखें। अगर बात करें हम उत्तराखंड की तो उत्तराखंड के बारे में समझ लेते हैं। हमारे इस राज्य का पूरा नाम उत्तराखंड, पूर्व में उत्तरांचल था। इसका नाम पहले उत्तरांचल था, अभी इसका नाम क्या हो गया है? इसका नाम उत्तराखंड रख दिया गया है। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तर प्रदेश से अलग होकर इसकी स्थापना हुई। यानी 2000 में ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। इसकी राजधानी देहरादून है और गर्मियों की राजधानी गैरसैंण इसकी गर्मियों की राजधानी है। ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ पर है इसका? नैनीताल में इसका उच्च न्यायालय है। और अगर जिलों की बात करें तो 13 इसमें जिले हैं, 13 जिले हैं। संभाग 2 हैं जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं। राजकीय पशु इसका कस्तूरी मृग है और राजकीय पक्षी मोनाल है। राज्य पुष्प ब्रह्मकमल और राज्य वृक्ष बांसुर बुरांश है। और राज्य के पर्व इसका हरेला है। हरेला यहाँ का है। और बात करें हरेली तो कहाँ का है वो? छत्तीसगढ़ का क्या है? हरेली है। हरेला उत्तराखंड का है। अगर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जाए कि यहाँ पर कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य है, या वन्य जीव अभ्यारण्य ये होगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है 2, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। 2 यहाँ पर नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें यहाँ लोक कला की तो एपन रम्मन को क्या है? रम्मन हमारा शास्त्रीय मतलब यूनेस्को में शामिल है। रम्मन, उत्तराखंड का रम्मन किसमें? यूनेस्को में शामिल है। और छलिया नृत्य भी यहाँ का प्रसिद्ध है। हरेला, फूलदई, घी संक्रांति और बग्वाल यहाँ के क्या हैं? त्योहार जो मनाए जाते हैं। आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जम्मू कश्मीर से मुंबई तक के लिए पहली चेरी कार्गो ट्रेन कब रवाना हुई है? तो अभी 31 मई को हाल ही में कब रवाना हुई है? तो अभी ये ट्रेन 31 मई को रवाना की गई। ठीक है। तो ये कैसी है? पहली ट्रेन जो जम्मू कश्मीर से रवाना की गई। ठीक है। तो अभी क्या है? मई जून में जम्मू कश्मीर में चेरी का सीजन होता है। यहाँ पर बहुत सारी चेरी का उत्पादन होता है। तो अभी गवर्नमेंट ने वहां से पहली कार्गो ट्रेन यानी चेरी कार्गो ट्रेन जो रेफ्रिजरेटर यानी जिसमें वातानुकूलित सुविधाएं हैं जिससे चेरी खराब ना हो, वो अभी चलाने की घोषणा की है। तो कहां से चली है ये कटरा, जम्मू कश्मीर से कहां तक चलेगी? ये मुंबई तक चलेगी। ठीक है। कैसी है? वातानुकूलित ट्रेन है यानी इसमें रेफ्रिजरेशन की भी व्यवस्था है। तो कहां से कहां तक? ये कटरा से जम्मू कश्मीर तक चलाई जाएगी। किसके लिए? चेरी के लिए, और जहां जो वहां फल है उनके लिए।
इससे पहले ये चेरी जो पूरे भारत में लाई जाती थी, ये हवाई मार्ग से लाई जाती थी। कहाँ से? हवाई मार्ग से। और हवाई मार्ग से आने के कारण खर्चा अधिक होता था, और खर्चा अधिक है तो लोगों को महंगी दरों पर ये खरीदनी पड़ती थी। अभी चेरी हमें सस्ते दामों पर मिल पाएंगी, क्योंकि ट्रेन में अधिक मात्रा में कम लागत पर ये सामान को पहुंचाया जा सकता है। तो हाल ही में 25 टन चेरी का वहां से भेजा गया है, 25 टन चेरी को वहां से भेजा गया है। तो अभी जम्मू कश्मीर से ये ट्रेन, पहली कार्गो ट्रेन चलाई गई है। अगर हम बात करें हमारे यहाँ पर चलने वाली ट्रेनों की, तो सबसे पहली ट्रेन भारत की सबसे पहली ट्रेन जो कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से ठाणे तक 1853 में चलाई गई थी। 1853 में पहली ट्रेन चलाई गई। अगर बात करें इलेक्ट्रिक ट्रेन की, इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली भारत में? इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी बिजली से चलने वाली ट्रेन 1925 में चलाई गई। 1925 में पहली बिजली से चलने वाली ट्रेन चलाई गई। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेनों का इतिहास हो गया। और अगर बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने 24,000 करोड़ की लागत से एक लोकोमोटिव प्लांट की स्थापना की है। तो कहां पर की है? दाहोद गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। अगर हम देखें तो भारत में लोकोमोटिव इंजन के पहले से जो प्लांट हैं, तो वो 3 प्लांट भारत में पहले से ही उपस्थित हैं। पहला जो है चितरंजन लोकोमोटिव, वो कहां पर है? वो वेस्ट बंगाल में है। दूसरा डीजल लोकोमोटिव, तो कौन सा? डीजल लोकोमोटिव। ये कहां पर है? तो ये यूपी के बनारस में है, यानी बनारस यूपी नहीं, सॉरी वाराणसी में। और तीसरा जो है, जो हमारा बिहार में मेदपुरा बिहार, जो भारत प्लस फ्रांस के सहयोग से बनाया जा रहा है। फ्रांस की एल्स्ट्रॉम कंपनी इसमें भागीदारी कर रही है। अगर बात करें हमारे यहाँ पर भारत में कोच फैक्ट्री यानी ट्रेन के डिब्बों की फैक्ट्री कहां पर है? तो एक नाम आपने हमेशा सुना होगा, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। कहां पर है? ये तमिलनाडु में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री है। एक फैक्ट्री हमारे बरेली यूपी में है, और एक फैक्ट्री कपूरथला पंजाब में है। तो ये हमारी फैक्ट्री हो गई जो डिब्बे बनाती हैं। तो 3 फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रायबरेली और कपूरथला, 3 ये हमारी लोकोमोटिव इंजन निर्माण करने की फैक्ट्रियां हैं। अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो 23 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग राज्य बने, क्योंकि 5 और 6 अगस्त को 370 का दर्जा खत्म होने के बाद, 370 और 35A का दर्जा खत्म होने के बाद इनको अलग से यूटी बनाया गया। आगे देखते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर के बारे में हमने पूरी जानकारी इधर रख दी है। जम्मू कश्मीर, तो ये हमारी ट्रेन हो गई। राजधानी इसकी श्रीनगर है। सर्दियों की राजधानी जम्मू कश्मीर, गर्मियों में श्रीनगर चले जाते हैं और सर्दियों में जम्मू कश्मीर। जिले 20 हैं। मुख्य नदियां चिनाब, झेलम, सिंधु। पर्वत की बात करें तो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय। जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ 5 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं। हेमिस, दामचिनी, सलीमपुर, किश्तवाड़ और काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। असम में कौन सा है? असम में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। और नाग कहाँ पर है?
ये जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। आगे रिवीजन क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने किस कंपनी को देश में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो भारत ने स्टारलिंक को, स्टारलिंक किसकी कंपनी है? तो स्टारलिंक कंपनी को अनुमति दी है। स्टारलिंक हमारे कंपनी किसकी है? अरे वो है ना जो एलन मस्क की, किसकी है? एलन मस्क की कंपनी है। एलन मस्क की और कंपनी कौन कौन सी है? टेस्ला भी इन्हीं की कंपनी है, ठीक, जो इलेक्ट्रिक वाहन बनाती है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहां पर ब्रह्मोस विनिर्माण सुविधा का शुभारंभ किया? तो ये कहां पर किया? लखनऊ यूपी में। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस की मांग वैश्विक स्तर पर में बड़ा इजाफा हुआ है। तो कहां पर हुआ है? ये लखनऊ में इसका विनिर्माण की सुविधा को शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होगी? यानी कहाँ की विधानसभा में जो बिजली आएगी वो सिर्फ सौर ऊर्जा से बनी होगी? तो ये दिल्ली की विधानसभा होगी। दिल्ली में ये व्यवस्था की गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस के सहयोग से यूपी एग्रिस और IAI प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? तो किसने किसके साथ सहयोग से किया है? तो विश्व बैंक के सहयोग से इसका शुभारंभ किया गया है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 ब्रेटन वुड सम्मेलन द्वारा इसकी स्थापना। मुख्यालय वॉशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। और इसके हेड जो बने हैं वो कौन है? भारतीय मूल के अजय बंगा, अपने सरदार जी इसके हेड हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने तामेश्वर कॉरिडोर की घोषणा की है। तो यह कॉरिडोर यूपी के किस जिले में स्थित है? तो यूपी के संत कबीर नगर जिले में यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। दरअसल यहाँ पर यूपी में एक जगह है संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर के खलीलाबाद कहाँ पर? संत कबीर नगर के खलीलाबाद में क्या है? एक कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। किसका? कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। किसके लिए? तामेश्वर मंदिर के लिए। इस मंदिर को 350 साल पहले बनवाया गया। कितना? 350 वर्ष पहले निर्माण कराया गया है। अगर पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो कहा जाता है कि पांडवों के अज्ञातवास के दौरान यानी जब पांडवों को अज्ञातवास हो गया था तो कुंती ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना कहाँ की थी? तो इसी तामेश्वरम महादेव स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की गई है। तो इसके जीवनोद्धार के लिए यहाँ पर एक कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा। इससे पहले 2 कॉरिडोर यूपी में और बन चुके हैं। तो एक अयोध्या में राम मंदिर जो बना था तो उसका, और एक काशी विश्वनाथ जो बनारस में विश्वनाथ कॉरिडोर। 2 कॉरिडोर यहाँ पर हाल ही में बनाए जा चुके हैं। अब तीसरा संत कबीर नगर में बनाया जाएगा। ठीक है। अगर बात करें हम यूपी की तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। यहाँ के जो CM हैं तो वह हैं योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं। अगर बात करें यहाँ के राज्यपाल की तो राज्यपाल कौन है यहाँ की? आनंदीबेन पटेल जो पूर्व CM भी रह चुकी हैं गुजरात की। तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। अगर विधानसभा सीट देखें तो विधानसभा सीट यहाँ पर 403 है। विधान परिषद सीट कितनी है? 100 है। और लोकसभा सीट यहाँ पर 80 और राज्यसभा सीट यहाँ पर 31 है।
तो इतनी इतनी सीटें हमारे यहाँ पर यूपी से आती हैं। तो ये हमारे आदित्यनाथ जी हो गए जो इसका कॉरिडोर का शुभारंभ कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन, पिछले महीनों के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नार्को आतंकवाद से निपटने के लिए ड्रोन रोधी प्रणाली मंजूरी की गई है? तो सबसे ज्यादा समस्या पाकिस्तान द्वारा पंजाब में फैलाई जाती है। किसकी? इस नशे की। तो पंजाब सरकार ने क्या किया है? ड्रोन विधि से निगरानी के लिए ये योजना निकाली है। तो कहां पर? पंजाब में। ठीक। मानव विकास सूचकांक यानी HDI 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो आइसलैंड क्या रहा? शीर्ष पर रहा। अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें 130वें स्थान पर रहा। भारत की रैंक क्या है? 130 है। कितने देशों में से ये रैंक निकलती है? तो 193 देशों में से इनकी रैंक का निर्धारण किया गया है। हाल ही में किस देश ने व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा है? तो वियतनाम ने ये व्यवस्था रखी है कि जिससे यहाँ पर उनके क्या पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। हाल ही में दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग परीक्षण के मंजूरी दी। मतलब कितने क्लाउड सीडिंग परीक्षण दिल्ली में किया जा सकते हैं? तो इसके लिए इन्होंने 5 क्लाउड सीडिंग की परमिशन, अनुमति दी है, जिससे कृत्रिम रूप से वहां पर वर्षा करके प्रदूषण को नीचे दबाया जा सके। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किस अनुसंधान के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई है? तो ये कश्मीर विश्वविद्यालय। कहां पर? कश्मीर विश्वविद्यालय। कश्मीर में एक विद्यालय है जो है शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय। तो यहाँ के वैज्ञानिकों ने या शोधकर्ताओं ने क्या किया है? एक भेड़ का निर्माण किया है। ये किस तकनीक से बनाई गई है? तो मायो स्टेरिन जीन्स को संशोधित करके बनाई गई है। यानी मायो स्टेरिन जीन्स में संशोधन करके इसको बनाया गया है। किस तकनीक से बनाया गया है? तो क्रिस्पर Cas9 ये क्या है? एक क्लोन बनाने की विधि है। तो इस क्लोन के विधि के द्वारा इस भेड़ का निर्माण किया गया है। अगर बात करें भारत में या विश्व में इससे पहले या सबसे पहले जो भेड़ बनी थी वो कहाँ बनी थी? तो 1986 में 1986 में सबसे पहली भेड़, क्या नाम था उसका? तो डोली नाम की भेड़ थी। डोली भेड़ कहां पर? स्कॉटलैंड में बनाई गई। तो विश्व में सबसे पहले बनने वाली भेड़ थी वो थी भेड़ डोली भेड़ को बनाया गया। ये क्या था? जीन संपादित, पहली जीन विधि संपादित यानी उसके जीन्स में बदलाव करके इस भेड़ को क्लोन विधि से बनाया गया था। ठीक है। अगर बात करें भारत में, तो भारत में करनाल में एक इंस्टीट्यूट है, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान। भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? तो ये करनाल में। तो हाल ही में आपने सुना होगा इन्होंने एक गिर नस्ल की बछिया का निर्माण किया है इसी तकनीक से, यानी क्लोन विधि द्वारा। उसका नाम इन्होंने गंगा रखा। तो भारतीय पशु संस्थान कहां पर है? करनाल। ये करनाल कहां पर? हरियाणा में। हरियाणा के करनाल में एक भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान है। उसने गिर नस्ल की एक बछिया का इस विधि के द्वारा निर्माण किया और उसका नाम इन्होंने क्या रखा? गंगा रखा। तो चलिए, ये भेड़ है जो कश्मीर में बनाई गई है। किसके द्वारा? क्रिस्पर Cas9 जीन संपादन
एक नोबल विजेता स्टिक जीनोम संपादन तकनीक है, यानी इस तकनीक को नोबल पुरस्कार भी मिला हुआ है। अनुवांशिक रूप से संबोधित मेमना है, यानी इसके जीन्स में बदलाव करके क्लोन विधि से इसको बनाया गया है। अगर इसकी बात करें तो इसकी नस्ल की तुलना में अधिक मेष, अगर इसके बराबर की जो नस्लें थी जिससे क्लोन विधि से जिसे देखकर ये बनाया गया, उसकी मसल्स और इसकी मसल्स में 30% का फर्क है, यानी इसकी मसल्स उससे 30% अधिक डेवलप है। ठीक है, तो इससे देखा जा रहा है कि इसमें और परिवर्तन आने की उम्मीद है। अब विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 की थीम क्या है? क्या है इनकी थीम? मानवता को जीवित रखना। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है और इसकी थीम है मानवता को जीवित रखना। जीवित रखना इसकी थीम है। ठीक है, तो 8 मई को ये मनाया जाता है। हाल ही में किस देश की में यात्रा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए चिप आधारित पासपोर्ट लॉन्च किया है? तो ये सुविधा भारत ने लॉन्च की है। तो भारत ने चिप आधारित पासपोर्ट को लॉन्च किया है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कौन सा स्थान शीर्ष पर रहा? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो नॉर्वे ने इसमें टॉप किया है। अगर भारत की बात करें तो भारत में इसमें पहले से सुधार हुआ है। पहले 159 थी, अब कितनी हो गई है? इसमें 151 हो गई है। कितनी हो गई है? 151 हो गई है। ठीक है, कितने देशों में से ये रैंक जारी की जाती है? तो 180 देशों में से ये रैंक जारी की जाती है। पहले कितनी थी? 159 थी, अब उससे बढ़कर 151 हो गई है, यानी भारत ने इसमें सुधार किया है। हाल ही में कहां दुनिया के पहले ऊर्जा संरक्षण उद्यान का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहां पर किया गया है? ये हैदराबाद में। हैदराबाद किसकी राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी है। और कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। हाल ही में अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती कब मनाई गई? तो इनकी जयंती अभी 31 मई को मनाई गई है। कौन सी जयंती है इनकी? 300वीं जयंती, यानी 300 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ था। तो 300 वर्ष पहले 31 मई 1725 में ये जन्मी थी। और 18वीं शताब्दी में ये इंदौर की महारानी बनी। कहाँ की? इंदौर की रानी। ठीक है, तो इंदौर की रानी 18वीं शताब्दी में कौन रही? तो अहिल्याबाई होलकर यहाँ की महारानी रही। अगर इनके योगदान की बात करें तो इनका योगदान जो रहा वो काशी विश्वनाथ मंदिर, हमारा जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसका पुनर्निर्माण कराया। यानी जब आक्रांताओं ने इसे तोड़ दिया तो पुनर्निर्माण किसने कराया? अहिल्याबाई होलकर जी ने कराया। दूसरा, एक 10 मेघ घाट जो कहां पर है? बनारस में इसका विकास भी इन्होंने किया। ठीक है, 10 मेघ घाट का विकास भी इन्होंने किया। गौरी सोमनाथ मंदिर, कौन सा मंदिर? गौरी सोमनाथ मंदिर कहाँ का? चोल का। सोमनाथ मंदिर कहाँ? चोला मंदिर कहाँ पर? चोला मंदिर। ये कहाँ पर इन्होंने इसका भी निर्माण कराया। तो ये सब इनके काम रहे। इन्हीं के नाम पर इंदौर का एयरपोर्ट इन्हीं के नाम पर है। इंदौर का एयरपोर्ट किस पर है? अहिल्याबाई एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट के नाम से एयरपोर्ट जाना जाता है। अगर बात करें इंदौर की तो 1 जनवरी 2025 से यहाँ
भीख मांगना अपराध घोषित कर दिया गया है, यानी यहाँ पर भीख नहीं मांग सकते। और हाल ही में जो रिपोर्ट आई है तो इंदौर क्या हो गया है, भिखारी मुक्त शहर घोषित कर दिया गया है। तो भिखारी मुक्त शहर कौन सा हो गया है, इंदौर। इंदौर स्वच्छता में भी स्वच्छ, सबसे भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, स्वच्छ शहर तो कौन सा है, वो इंदौर है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये है अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का ट्रांसमीडिया इंटरनेट सिटी क्रिएटर लैंड लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। किसने, आंध्र प्रदेश ने ये लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है, राजधानी इसकी अमरावती इसकी राजधानी है। हाल ही में अंगोला अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन IAS का सदस्य देश बना है। कौन सा सदस्य देश बना है, तो ये 123वां सदस्य बना है, 123। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA, जिसकी स्थापना COP21 पेरिस में, कहाँ पर हुआ था, पेरिस फ्रांस में किसके द्वारा की गई, तो भारत प्लस फ्रांस द्वारा की गई, भारत प्लस फ्रांस द्वारा 2015 में। COP21 का हुआ 2015 में फ्रांस में हुआ था। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट भवन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये उद्घाटन कलकत्ता में किया गया है। कहाँ पर किया है, कलकत्ता में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में भारत का पहला वेव 2025 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ है, यानी मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। पीएम मोदी ने भी इसमें भाग लिया, पीएम मोदी ने भी क्या किया, भाग लिया था। ठीक है, तो किसने भाग लिया, पीएम मोदी जी ने इसमें भाग लिया। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में अपना डिजिपिन जाने पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? अभी जैसे हमारे पास यूपीआई, यानी अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपके अकाउंट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जिसे हम यूपीआई के नाम से जानते हैं। फिर जैसे आधार कार्ड, तो व्यक्तियों का एक आईडी हो गया आधार कार्ड के माध्यम से। अब सरकार क्या करने जा रही है, सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा एक पहल लागू की गई है, जिसमें जमीनों का भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। यानी आपका कोई प्लॉट हो, आपकी कोई दुकान हो, बाजार हो, सरकारी जमीन हो, कोई खेल का मैदान हो या खेती की जमीन हो, उनका सबका एक क्या होगा, एक पिन नंबर होगा। इसके द्वारा सरकार ने क्या करेगी, यानी भौगोलिक जगहों का क्या करेगी, एक विशिष्ट पहचान नंबर जारी करेगी। पहले क्या होता था, एक क्षेत्र का, ये मान लो कोई क्षेत्र है या ये एक शहर है या कोई मान लो कस्बा, गांव है, ये कोई गांव है, तो इसमें एक गांव का, दो गांव का, चार गांव का एक क्या होता था, पिन कोड होता था। पिन कोड क्या होता था कि भाई इस क्षेत्र का पूरे का पिन कोड ये है। आपके यहाँ पर तहसील में आपने देखा होगा, एक पिन कोड के नाम से पूरे क्षेत्र को जाना जाता था। अगर कोई पोस्टल या कोई आपके पास एड्रेस पे आ रहा है तो वो पिन कोड के द्वारा ही आता था। अब क्या कर दिया गया है, उस पूरे क्षेत्र में पिन कोड की जगह छोटे छोटे, ये मान लो आपका घर है, कोई या दूसरे का घर है, तीसरे का, तो एक नंबर आपका होगा, एक नंबर इसका होगा, एक नंबर इसका होगा। ठीक है, ये अलग अलग नंबर दिए गए हैं। अगर हम बात करें एक रिपोर्ट के अनुसार हर वर्ष 10 से 12 बिलियन डॉलर का भारत को इस एड्रेस ना होने की वजह से नुकसान होता है। अब इसके द्वारा क्या है, अगर आप किसी नेता को बोलो कि जी हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी, भाई कौन से गांव में तुम्हारी सड़क, कि जी हमारे यहाँ तो जी फलाने गांव में हमारी सड़क है, तो वहां तो हमने बनवा दिया है, तुम्हारे यहाँ कैसे नहीं बनी, हो ही नहीं सकता। अब हम बता सकते हैं कि ये घर नंबर है, इसके सामने सड़क का निर्माण नहीं हुआ है।
अब इससे क्या होगा, एक तो भ्रष्टाचार में कमी आएगी, ठीक है, दूसरा एड्रेस और ये पता करने में जो भी परेशानी होती थी वो नहीं हो पाएगी, जो जमीनों के बीच खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी होती थी वो नहीं हो पाएगा। इसमें एक बात का और ख्याल रखा गया है कि सार्वजनिक जो जानकारी है उसको आपकी मर्जी के बिना किसी से के साथ साझा नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप नहीं चाहते कि हमारी निजी जानकारी किसी के सामने साझा की जाए तो वो इसमें प्राइवेसी का ख्याल भी रखा गया है। तो भारत सरकार के संचार विभाग ने इसे क्या किया है, जारी किया है जमीनों के लिए। तो संचार विभाग के अधीन डाक विभाग ने, संचार विभाग के अधीन भी किसने, डाक विभाग ने ये जारी किया है, ठीक है। किसने, संचार विभाग के अधीन डाक विभाग ने भी इसको अपना डीजी पिन जाने और अपना पिन कोड जाने पोर्टल की शुरुआत की है, ठीक है। इन दोनों पोर्टल में राष्ट्रीय भू स्थानिक यानी जो जमीन है, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के अनुसार लॉन्च किया गया है। तो किसके अनुसार लॉन्च किया गया है, राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। यह क्या है, डीजी पिन, तो डिजिटल पिन, डिजिटल पोस्टल इंडेक्स नंबर है, जो पहले मतलब जैसे मैंने आपको बताया एक एक घर का अलग अलग नंबर होगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में सारी जानकारी हो गई। अब देखें हाल ही में भारत और किस देश के शोध शून्य उत्सर्जन कार्बन को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा सहयोग समझौते पर नवीनीकरण किया गया है। तो किसके साथ किया गया है, तो ये भारत सरकार ने डेनमार्क के साथ किया है। किसके साथ, डेनमार्क के साथ किया गया है। तो डेनमार्क के साथ किया है, डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क किस द्वीप पर स्थित है, तो जेटलैंड द्वीप पर स्थित है। हाल ही में किस नगर निगम द्वारा भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया, तो ये किसने जारी किया, ये हमारे जिला गाजियाबाद यूपी ने जारी किया। हाल ही में किस देश ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी की सूची में डाला है, यानी बौद्धिक संपदा जो हमने अभी पढ़ा उसके लिए किसने डाला है, यूएसए ने इसको डाला है। हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर महिलाओं के भागीदारी पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये प्रतिबंध किसने लगाया, इंग्लैंड ने लगाया है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपना जेंडर चेंज करके क्रिकेट टीम में खेलना चाहता है उसकी अनुमति नहीं होगी, उनको टीम में जगह नहीं दी जाएगी, ठीक है। हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया, तो ये 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 मई को मनाया जाता है। और इस किसके द्वारा, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में जिसका मुख्यालय है। और इसके जो हेड हैं वो कौन है, टेड्रोस एडेनॉन इसके हेड हैं, ठीक है। तो इनके द्वारा ये तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य तो इसका वही होगा, तंबाकू को छोड़ना, तो तंबाकू के उपयोग से होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना। इस दिवस का उद्देश्य तंबाकू से होने वाले रोगों के प्रति जागरूकता फैलाना, यानी जागरूकता फैलाने का काम किसने किया है, ये WHO इसके माध्यम से करता है। तो WHO कहता है कि अगर आप तंबाकू खाओगे तो आपको कैंसर होगा। अगर हम बात करें इसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही उज्जवल उत्पाद, यानी जो हमारा उत्पादन हो वो उज्जवल हो और काले इरादे अपील को उजागर करना। उज्जवल उत्पाद काले इरादों अपील को उजागर करना, ये इसका क्या हो गया,
इसकी थीम होगी। तो WHO कहता है तंबाकू खाने से कैंसर होता है, और जो कैंसर कारक जो पदार्थ होते हैं, कैंसर कारक पदार्थ जो होते हैं, उन्हें हम कार्सिनोजेनिक इनको हम कहते हैं। अगर बात करें सबसे अधिक जो महिलाओं में पाया जाने वाला कैंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। ये क्या है? गर्भाशय का कैंसर, गर्भाशय का। भारत ने किस देश को रेबीज, टेटनस और हेपेटाइटिस बी और इन्फ्लुएंजा के 4.8 टन टीके दान दिए हैं? तो भारत ने किसे? मंगोलिया को दान दिए हैं। हाल ही में किसने नई डिजिटल घड़ी के डिजाइन के लिए राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता की घोषणा की है? तो रेलवे ने यह घोषणा की है। ठीक है। अगर बात करें किस एजेंसी की वाणिज्यिक शाखा इन स्पेस सैटेलाइट विकास निजी क्षेत्र में भागीदारी हेतु सैटेलाइट बस एज सर्विस पहल शुरू की है? यानी अंतरिक्ष में यात्रियों को ले जाने वाली, तो किसने की है? नासा द्वारा की गई है। प्रकृति आपदाओं के बारे में सूचित करने के लिए हेतु सरकार द्वारा किस ऐप का लॉन्च किया गया है? तो सचेत ऐप को इसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी मिल सके। अगला क्वेश्चन नंबर 10। सेरेना विलियम्स, कौन सी विलियम्स है? सेरेना विलियम्स को 2025 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो प्रिंसेस ऑफ आर्टिस्ट खेल पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है, ये कौन सा? स्पेन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये है। तो किसे मिला है? ये सेरेना विलियम्स ये कौन है? तो ये यूएसए की टेनिस खिलाड़ी हैं। टेनिस खिलाड़ी जो अभी संन्यास ले चुकी हैं। तो ये यूएसए की टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। ग्रैंड स्लैम विजेता हैं, यानी इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैमों को जीता है। तो इनको ये सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान इन्हें मिला क्यों है? तो लैंगिक समानता के लिए इन्होंने कार्य किए हैं और सामाजिक न्याय की जो काम किए हैं, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए जो काम किए गए हैं, उनके लिए किए गए कार्यों के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। अगर हम बात करें टेनिस की, तो टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं? 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले विंबलडन का आयोजन किया। विंबलडन जो 1877 में आयोजित किया गया। उसके बाद यूएसए, जिन्हें 1881 में आयोजित किया गया। और उसके बाद फ्रेंच जो 1891 में शुरू हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ओपन जो सबसे अंतिम 1905 में शुरू हुआ। अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच जो ओपन है वो क्ले यानी मिट्टी की ग्राउंड पर खेला जाता है। विंबलडन घास वाले कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये हमारी सेरेना विलियम्स हो गई। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चन करंट के। तो आशा करते हैं हमारा ये जो आज की क्लास है आपको पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों का भी कुछ फायदा हो सके। धन्यवाद।